नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज प्रधानमंत्री की इसलिए क्योंकि तीन मिनिस्टर्स को लेकर सवाल अपने तरीके से विपक्ष खड़ा कर रहा है और एक सवाल बार बार हर जहन में घूम रहा है, क्या प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और आज का सवाल भी हमारा यही है, क्या वाकई प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों पर लगते आरोपों के मद्देनजर कुछ कहना चाहिए। कल ही वो मन की बात भी करेंगे। हमने व्यवस्था की है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग भी क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तीन खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता अलका लांबा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं। संबित पात्रा जी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही ये नाम दिया था मौन। और पिछले मेरे ख्याल से जोड़ते चले जाइएगा तो 150 घंटे तो हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मौन है। देखिए, आज आलम यह है कि जो मौन है, मौन आवाज़ सुनना चाहती है। अब देखिए, मौन और चुप्पी में फ़र्क होता है। एक होता है मौन, वो एक परमानेंट मोड में होता है। एक चुप्पी होती है विषय को गंभीरता से देखना। जहां तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सवाल था, 3 वाक्य होते थे उनके। आपको याद है, कोयले के मामले में वो मंत्री रहे 2004 से 9 के बीच। कोयले खदान का स्कैम हुआ। हम सुना देंगे। उनसे जब पूछा गया तो आपने एक बड़ी बात कह दी। हाँ। कि मौन और चुप्पी में अंतर होता है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये रिसर्च कब तक करते रहेंगे? नहीं, देखिए, वो कभी भी मौन नहीं रहते। वो हर रिसर्च वर्क कब तक जारी रहेगा? नहीं, मैं रिसर्च दस्तावेजों को लेकर मैं कभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। प्रधानमंत्री का बोलना चाहिए। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जो करेंगे वो अपने विवेक के अनुसार उचित करेंगे, क्योंकि ये मोदी है, मनमोहन नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है। हमें लगता कोई है इम्प्रॉपर्टी नहीं जो होती है संबित पात्रा जी, इस देश के भीतर परसेप्शन पे होती है, उसी से साख बनती है। हम जरा सा आगे बढ़ें और सब लोग को जोड़ें एक साथ। हमको लगता है जिस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश में थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कहा करते थे सभाओं में, रैलियों में। हम छोटा सा हिस्सा आपको जरा सुनाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का बोलने का अधिकार छीन लिया गया? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री चुप बैठे। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। ये कुछ बोलते हैं क्या? कोयला चोरी हो गया बोले थे क्या? कर दिया ना। 2G का घोटाला बोले थे क्या? नहीं बोले, कर दिया। अब आप बताइए, अगर इसी हिस्से को आज की स्थिति में ले आ जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने वसुंधरा पे कह दिया तो अगला सवाल सुषमा पे, उस पे कह दिया तो अगला सवाल स्मृति ईरानी पर, उस पे कह दिया तो पंकजा मुंडे पर। इसीलिए नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं समझाता हूं। 2G, कोलगेट, ये आप कंपेयर कर रहे हैं। 4 दिन से हम डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 दिन से पूरा मामला चल रहा है। ऐसे कागज दिखाए जाते हैं, सबूत, देशद्रोह का सबूत हमारे पास है। अरे मैं तो कह रहा हूं, अगर देशद्रोह का सबूत आपके हाथ में है, जिनके पास भी है, और कांग्रेस के नेता जो गरारे कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह से करते हैं, और कागज हमारे पास देशद्रोह, अरे 20 मिनट के डिस्टेंस में पुलिस की चौकी है, जाके दीजिए ना देशद्रोह का सबूत। अरे FIR कर दीजिए, पुलिस घींच के रात को 12 बजे ले जाएगी और आजीवन कारावास में बंद कर देगी। वो आप नहीं करेंगे। खाली कहां से 5 कागज पकड़ के लाए हैं और सबूत है, ये इनके कागज हैं, तो प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दे तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। मेन मकसद है 21 तारीख से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, किसी भी कीमत पे संसद के सत्र को रोकना, लैंड बिल को पारित नहीं होने देना, GST बिल को पारित नहीं होने देना। ये खेल सबको समझ में आ रहा है। अगर इस खेल में भी अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे, हटाया गया था। कोई ऐसा मामला उन पे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त क्यों कहना चाहिए था। उसके बाद रेल मंत्री, कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन क्यों कहना चाहिए था। जिस तरीके से स्थिति बनती चली गई, एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर, इस देश के भीतर पहली बार संबित पात्रा जी बहस इंदिरा गांधी को लेकर हुई थी। कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई मायने नहीं रखते हैं, उनकी किचन कैबिनेट मायने रखती है। और मौजूदा वक्त में लगता यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने हाथ में सारी ताकत, किसी मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है। कहेंगे तो ठीक, नहीं कहेंगे तो इंतजार कीजिए। नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें। विडंबना देखिए, अभी डिबेट यह भी होता है कि सुषमा जी ने एक अपने ही मंत्रालय के अंदर
निर्णय ले लिया, ऐसे कैसे हुआ? और दूसरे ही सांस में लोग कहते हैं अच्छा मोदी जी ने सब कुछ पावर अपने हाथ में रखा हुआ है, मंत्री कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे तरफ नहीं, मंत्रालय ने निर्णय नहीं लिया, होगा। गड़बड़ी मत कीजिए, विदेश सचिव तक को पता नहीं था मंत्रालय मैं का उसका मतलब उत्तर समझिए देता क्या हूं। होता है। मैं उसका उत्तर देता हूं। बताइए। देखिए, आपने ये कहा कि सुषमा जी ने यूनिलैटरली डिसीजन लिया, ये पॉलिटिकल डोमेन है। और जो डिसीजन लिया गया, जैसे कि अरुण जी ने कहा, आवर मिनिस्टर्स आर कॉम्पिटेंट टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय से रिलेटेड डिसीजन था, विदेश मंत्री ने वो पॉलिटिकल डिसीजन लिया। और इसमें एक कैवियाट ऐड कर दूं कि जो चिट्ठी चिदम्बरम साहब ने भेजी थी वो गुप्त चिट्ठी थी, कैबिनेट द्वारा वेटेड चिट्ठी नहीं थी। यूनिलैटरल चिट्ठी चिदम्बरम साहब की थी, यूनिलैटरल जवाब हमारे एमईए की मंत्री का था। सीपी जोशी जी, हमें लगता है इस देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कांग्रेस के दौर में जितनी गड़बड़ियां हुई वो मौजूदा वक्त में ढाल बन गई है सरकार के लिए, लेकिन जनता के सामने हमको बार बार एक चीज लगती है, एक सवाल है कि एक नैतिकता होती है। एक वक्त था कि जरा सी आंच आई इस्तीफा दे देंगे, एक वातावरण ऐसा था, और अब वातावरण ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, कानून भी हम ही, हवलदार भी हम ही, थानेदार भी हम ही तय करेंगे, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि संबित पात्रा ने जो अभी एक बात कही, हमारे दिमाग में तुरंत आया, इधर सुषमा जी मदद कर रही है, उधर ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, और दो मंत्रालय अलग अलग खड़ा है और दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा हुआ है। क्या यह रास्ता इसी दिशा में इस देश के भीतर जा रहा है? प्रसन्न जी, जो संबित जी बोल रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा को नहीं चलने दिया। जब जीएसटी का बिल हम ला रहे थे तब चलने नहीं दिया, इंश्योरेंस का बिल था तब चलने नहीं दिया गया। आज एक सीधा प्रश्न है, क्या ये सही नहीं है कि हाई कोर्ट ने उनका जो पासपोर्ट है वो रिवोक नहीं किया? जब सुषमा जी ने फैसला किया था उस समय तक उनका पासपोर्ट रिवोक नहीं था। इसलिए ये जानना जरूरी है प्रधानमंत्री जी से कि एक विदेश मंत्री जिसको ये मालूम था कि उसका पासपोर्ट रिवोक नहीं है और उसको भारत सरकार, स्वयं वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे, जिनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में यह फैसला हुआ कि इनको ईडी के केस किए जाए, वो स्वयं आज वित्त मंत्री के रूप में मान रहे कि उनके ऊपर ईडी का नोटिस है। और दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री उस समय जब उन्होंने फैसला किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, तब भी उनका पासपोर्ट रिवोक नहीं हुआ था। इसलिए प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं कि एक ऐसा विदेश मंत्री, जिस विदेश मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके एक मंत्रिमंडल के माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वो उनका ईडी का उनके ऊपर कार्रवाई होनी है, और दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको छूट देना चाहिए, लेकिन ये उसमें कंडीशन क्यों नहीं डाली कि इंडियन हाई कमीशन को बीच में रखकर कि वो अपनी पत्नी को जाकर देखेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में आएंगे? यदि ये कंडीशन रखते तो उनका इंटेंशन समझ में आता। इतना बड़ा निर्णय एक व्यक्ति को, जो देश की सरकार है, सरकार हिंदुस्तान में इंटेंशन पर देखिए, हम समझिए, एक मिनट आ रहे हैं इंटेंशन की बात, बार बार एक इंटेंशन का सवाल आ रहा है। हम आज इस लहजे में आए हैं कि कम से कम अतीत को अब ना दोहराएं, लगातार पिछले 150 घंटे से जो हो रहा है। एक सवाल अलका लांबा जी यहां पर, क्योंकि दो सरकारें इस दौर में चुनी गई, एक केजरीवाल आ गए, इधर प्रधानमंत्री मोदी आ गए, लेकिन इस देश के भीतर जनता ने एक बात पहली बार समझी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस रूप में भाषण दे रहे थे, या केजरीवाल भी जिस रूप में भाषण देते थे, जनता के भीतर एक भरोसा जागता था, दोनों भरोसा टूटते चला गया। क्या मौजूदा वक्त के भीतर ऐसा लग रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं तो एक साख खत्म होती है और भरोसा टूटता है, उम्मीद खत्म होती है, या लगता है कि नहीं ये चीजें परंपरा में आ गई है? ऐसा होगा, हम आपसे जवाब ले रहे हैं। एक मिनट देखिए, मैं बिल्कुल आपको इस पे जवाब दूंगी। ये देश की जनता बैठी और सुन रही है, इसे तय करना है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को साफ करें कि क्या उनकी सहमति नहीं तो कम से कम उनकी जानकारी में ये सब प्रकरण हुआ कि सुषमा जी व्यक्तिगत तौर पर अपने पति को शामिल करते हुए उनके थ्रू एक मेल करके कैदवास को मदद के लिए कहती हैं, और 24 घंटे के अंदर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए पूरे फॉरेन डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। ये काम भारतीय जो हमारा वहां उच्चायुक्त है उसके माध्यम से भी हो सकता था। कॉन्फ्लिक्ट कहां है मैं आपको बताती हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में ललित मोदी ट्वीट पे इस बात का खुलासा करते हैं कि 55 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में दिया और 30 करोड़ रुपया वसुंधरा राजे सिंधिया जी को उनके जन्मदिन पे गया। बात पे इस पे लड़ाई होती है और कहा जाता है वसुंधरा जी, ललित मोदी जी ने 30 करोड़ आपके जन्मदिन पर दिया था। उन्होंने बोला वो तो मेरे जन्मदिन का था, तो उसमें से 15 करोड़ जो है वो पार्टी फंड में जमा किया जाता है। तो बात यह कि इस तरह से पार्टी फंड में चुनावों के लिए पैसा लेना और चुनाव के बाद में या इस तरह की मदद, शब्द हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या इस ट्वीट की पॉलिसी
देश की पॉलिसी से जोड़ा जा सकता है। ट्वीट में देखिए नाम, देखिए ट्वीट पे ये ट्वीट में नाम प्रियंका का आ गया, रॉबर्ट का आ गया, जो भी चर्चा है बहुतों का आ गया। हमारे बीच में टीवी के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, अखबारों में जो आ रहा है, जो मीडिया सोशल मीडिया में जो सबूत है, उसके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। हम उस खाली नब्ज को पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए हम सुषमा स्वराज बहुत ही खामोशी के साथ वसुंधरा आई, टाइट लिप के साथ लौट गई। सही व्यक्ति कौन है? सही व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री। एग्जैक्टली हम इसी पे आना चाहते हैं। हम बार बार देखिए इसी पे आ रहे हैं संबित जी, क्योंकि हम पिछले एक बरस से सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो उतर जाए तो नॉट आउट ही रहता है, तो बाकी बैट्समैन को उतारने की जरूरत है। कीर्ति आजाद जी कहते हैं कि आस्तीन का कोई सांप है। कंटिन्यूअसली बताया गया कि कीर्ति आजाद अरुण जेटली जी के खिलाफ एफआईआर जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। एक मिनट, तो ये तो सब कुछ ना कुछ तो है। आप सही कह रहे हैं, हमाम में सब एक नंगे हैं। सेकंड, आप सही कह रहे हैं कि इसका अल्टीमेटली उत्तर प्राइम मिनिस्टर को किसी देना न किसी फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, चाहिए। यही है ना। हाँ। देखिए उत्तर केवल मुंह से नहीं होता है, काम करके दिखाना भी होता है। यहां कौन है जो अपराधी है जिसको वापस लाना है? ललित मोदी है। उसको अगर हम वापस ले आते हैं, उसके खिलाफ अगर ईडी जांच कर देती है, उसको अगर हम अपराधी साबित कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। ना बोलते हुए भी हम वो कर देंगे जिसको हम कहेंगे क्रिकेट की दुनिया में छक्का मार दिया हमने। एक सेकंड, अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। मेरे पास कुछ फैक्ट्स है, मैं खाली अनर्गल बोलना नहीं चाहता, फैक्ट्स के साथ बोलूंगा। अब देखिए 27 अगस्त 2014 को, जिस विषय में भी सीपी दोषी जी बड़े व्यक्ति हैं, बहुत आदर करता हूं, इन्होंने कहा कि पासपोर्ट रिवोक जो हाईकोर्ट ने किया था वो 27 अगस्त 2014 को किया। वो जजमेंट मेरे हाथ में है, जिसको मैं अभी हिला भी रहा था। 31 नंबर पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें 3 लाइन में पढ़ देता हूं। कोर्ट क्या कहती है? वी फाइंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, कंप्लेन अंडर सेक्शन 16(3) ऑफ फेमा वाज रजिस्टर्ड ऑन 16 सितंबर 2010, फॉलोड बाय अ शो कॉज नोटिस ऑन 20 सितंबर 2010। उसके बाद ध्यान से सुनिए, द मैटर हैज नॉट प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड दैट। In fact, nothing has been brought to our notice to indicate that the adjudicating authority has formed any opinion that an inquiry should be held or an inquiry has been held. 4 वर्ष तक, 2010 से लेके 2014 तक आपने इंक्वायरी नहीं किया, एक नोटिस इश्यू नहीं की। चिदम्बरम साहब ने 2 बार, जब यूके की सरकार कह रही थी हम एक्सट्रेडिट करने को तैयार हैं ललित मोदी को, आपने उसे इनकार कर दिया, हटा दिया। परेशान है कि कांग्रेस फंस रही है, तो 4 साल क्यों परेशान है? कांग्रेस फंस रही है, कांग्रेस जवाब देगी, आम आदमी पार्टी को जवाब दे रही है। 1 साल से अब आप कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। अलका जी, मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं, और आम आदमी पार्टी को एक सविनय निवेदन है कि राष्ट्रवादी आंदोलन करने से अच्छा है देश जानना चाहता है अपराधी की मदद क्यों हुई, किसने की, किसने किया, कौन कर रहा है? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, वाड्रा जी क्यों मिल रहे हैं बार बार इतने वर्षों से उस अपराधी से? सर ये क्यों मिल रहे हैं जो वसुंधरा राजे का डॉक्यूमेंट है, ये उस धंधे को बतलाता है कि जिससे अभी आपने और ये वो अपराधी कहा। इनकम टैक्स के कागज हैं अभी जो जिसको आप धंधा कह रहे हैं। 350 करोड़ की जो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम ये 3रे नंबर पॉइंट में वही सवाल इनकम टैक्स ने पूछा, और इनकम टैक्स स्क्रूटिनी के माध्यम से ये सारी। अलका जी प्लीज, अलका जी, मैं आप जब बोलती है मैं कभी बीच में उद्दंडता नहीं करता हूं, और आपसे, आप मेरी मित्र हैं, महिला है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बीच में लड़ाई नहीं, कागजों पर नहीं, ये बीच में लड़ाई नहीं। हम दोनों बात कर रहे हैं, बीच में लड़ाई नहीं। मुद्दे से भटकाइए मत। आप बताइए, आप ये बताइए, ये 3 नंबर का जो पैराग्राफ है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। इनकम टैक्स में असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट के बाद इन सब विषयों पे सच्चाई सामने। मैं तो बोल रहा हूं ये सब कागजात हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हमारा सवाल बड़ा साफ है, तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब ये रोज देखिए, सुबह जब गरारे यूपीए कर की करके सत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करने लोग से अच्छा ये यूपीए सब कागज को लेके कहना जाइए चाहिए ईडी के पास। और आज ये सत्ता में है तो ये एक अपराध, एक मिनट रुक जाइए, मैंने हमको लगता है बारी बारी से हम लोग बात करें। कुछ नहीं होने वाला, इनके पास 350 पेज एक ब्रीफकेस में वक्त जाहिर कर रहे हैं। देखिए उनको वक्त मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे यहाँ से, बोलेंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया हमारा। हमको लग रहा है इस पे ना जाइए, वक्त 1 मिनट वक्त जाहिर ना होने दीजिए। ये भटकाए नहीं। रात को 12 बजे 2 करोड़ रुपए इनके पास आ जाता है, ईडी इनको जांच कर रही है, ये दूसरे कागज दिखा रहे हैं। जिनके पास कागजों का जवाब 12 बजे 2 करोड़ रुपए लेने वाले हमसे। आप बिजली के बारे में सोचिए, दिल्ली की बिजली दीजिए, बिजली आ नहीं रही है घरों में, और ये चले हैं राष्ट्रवादी आंदोलन करने। 2 करोड़ की आड़ में 55 करोड़ जो आपको फंड मिला है। 1 मिनट अलका जी, हमको देखिए मुश्किल क्या हो रही है। हमको लग रहा है पिछले 150 घंटों में 75 घंटे तो नेता आपस में लड़ लेते हैं,
और उसमें 2-4 घंटा एंकर बोल लेता में है। नंगे 4 साल वो थे, एक नहीं साल नहीं, ये है। आप इसको करिए ना, फैक्ट करिए, समझिए इस देश करिए, के क्यों भीतर नहीं जांच करते? में लड़िए मत। हम कौन खाली रोक एक रहा चीज है? जानना चाहते हैं, कौन एक रोक रहा है? मंत्रालय मैं इनसे उसे एक प्रश्न अपराधी पूछूं, मानता आप है। इजाजत देता हूं। इस पे आज पूछिएगा। आप डाइवर्ट फिर कर रहे हैं। कौन खुलासा हुआ है? फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। आम आदमी इस पार्टी पे भी उसी हमाम में पूछिए। चली गई है। इस पे फिर डाइवर्ट वो जो कर रहे हैं। राहुल मेहरा है, वसुंधरा वो राहुल राजे, मेहरा इनके पार्टी के हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ पर राहुल बताता, मेहरा क्यों भाई जाके ललित भतीजा आप मोदी एक के लिए मिनट लड़ चुप रहे रहेंगे थे? तो हमको लगता है पूरा मौका मिलेगा। एक मिनट बिल्कुल भागने की कोशिश हम ना ना चर्चा- ना, आप राहुल मेहरा के बारे में बताइए। मुद्दे से राहुल मेहरा, एक राहुल मिनट, मेहरा अलका जी। ललित मोदी को बचाने के लिए वसुंधरा क्यों राजे नहीं नहीं, बचाने कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिस विषय को हम यहाँ पर आपको आमंत्रित किए हैं उस विषय पर आप बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब आपका ये हुआ कि आप हम लोग को बोलने नहीं देंगे, जो फैक्ट लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा बड़ा साफ कहना है, आप जो दस्तावेज दिखाते हैं उसमें एक मंत्रालय क्लीन चिट देने का जिक्र आप कर रहे हैं बार बार कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा, और दूसरी तरफ आप ही बोलते हैं अगर वो अपराधी है तो प्राइम मिनिस्टर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ललित मोदी के कागज हैं या किसी और के कागज दिखा रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपने जो दिखलाया, मैंने जो इनकम टैक्स दिखाया वो दुष्यंत राजे का दिखाया। दुष्यंत राजे का हाँ। दिखाया। इसमें भी जो दस्तावेज है वो दुष्यंत राजे और वसुंधरा के जो संबंध हैं उनके साथ आर्थिक तौर पर, उसका जिक्र है बकायदा कि कितने करोड़ रुपए हमने किस रूप में लगाए, ये सारे जिक्र इसमें किए गए हैं। ये उनके द्वारा दिया गया हलफनामा है, ये हमारा हलफनामा नहीं। तो इस हमारा उसी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी Exactly, डिटेल हम मांगी इसी पे आ रहे हैं और आपसे। उसके बाद इनकम टैक्स ने स्क्रूटिनी की, अरे, असेसमेंट हम नहीं, इसीलिए जनाब स्क्रूटिनी आपसे की। आ रहे हैं कि क्या ललित मोदी अपराधी है या नहीं है, क्लियर आइए पहले। देखिए, उनके खिलाफ ईडी का केस तो चल रहा है। चल रहा है ED का केस? फ्यूजिटिव है कि नहीं, आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है। अरे आर्टिकल बाद में, ED का केस Fugitive चल रहा कि नहीं, है, अलग विषय है। ईडी का केस चल रहा है। ईडी किस मंत्रालय में आता है? ललित मोदी को भगोड़ा नहीं बताता। ईडी किस मंत्रालय में आता है? हम देखिए, ईडी किस मंत्रालय में 4 आता है? वर्षों में एक नोटिस, एक वर्ष में 15 एनफोर्समेंट नोटिस डायरेक्टरेट किसने दिया? हमने निदेशालय दिया। किस मंत्रालय में आता है? और आम आदमी पार्टी के राहुल मेहरा तो उसे बचाने में लगे ईडी हुए किस हैं। मंत्रालय में करोड़ों आता है? पैसे लेकर जिस नहीं नहीं, वो प्रकार वक्त को ख्याल बचाने की करेंगे, हमें कोशिश पता है। कर रहे देखिए, आप हैं। उस पे न जाइए। क्यों नहीं जाए आप- राहुल मेहरा पे, क्यों नहीं जाए? ईडी किस आप मंत्रालय में हमारे आता है? लोगों पे आ जाए, मैं आम आदमी पार्टी के अरे नेता वो पे क्यों राहुल ना मेहरा जाऊं? बोले, जो बोले उनको बोलने दिया जाए। राहुल मेहरा लेकिन पे हमारा क्यों ना सवाल जाए? सिर्फ ये, ईडी आज किस जिस मंत्रालय में प्रकार आता है ललित मोदी सर? ने ट्वीट करके राहुल अरे, मोदी के आपके पास जवाब नहीं है, राहुल इसलिए आप मेहरा की जिसको खुलासा मर्जी की, का ईडी क्यों किस ना जाए? मंत्रालय में आपके आता पास है? जवाब नहीं है, जिसको मर्जी का एनफोर्समेंट सीट लाइए। डायरेक्टरेट किस मंत्रालय में आता है? तो आप भी जानते हैं। नहीं हम नहीं जानते, आप बताइए। नहीं जानते तो पढ़ के आइए, फिर इसमें बताएंगे। मैंने आप भी नहीं जानते हैं? नहीं, हम क्यों नहीं जानते हैं? आप भी नहीं आप जानते नहीं हैं? जानते कौन से मंत्रालय में है? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नहीं, आप नहीं जानते हैं ईडी। देखिए पुण्य जी, आप नहीं जानते ईडी कौन से मंत्रालय में आता आप है? जानते हैं? नहीं, मैं यहाँ सीसेट एग्जाम देने नहीं आया हूँ। इस सीसेट मैं में यहाँ सवाल है सीसेट ये, एग्जाम थोड़ी है कि यस नो कौन से मंत्रालय। आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। ईडी किस मंत्रालय में आता है सर? सीसेट में नहीं आया हूँ। ईडी जिस आस्तीन के मंत्रालय में साथ आता है आपको भी पता है, मुझे भी, जनता को भी पता है। कीर्ति आजाद नहीं पता है? आप आस्तीन लोगों के को पता है साथ क्या ईडी किस मंत्रालय में आता है? किसी को नहीं पता है सर, बताइए ईडी किस मंत्रालय में ईडी आता है? हमारे सरकार के अंडर आता है। उस सरकार में कौन मंत्री है जो ईडी को देखते हैं? तो उसका उत्तर क्या, प्रश्न क्या है, बताइए ना। आप चाहते हैं ललित मोदी को वापस उन्होंने लाना है निकल ना? कर क्यों कहा कोई दागी नहीं है? उन्होंने निकल कर क्यों कहा कोई दागी नहीं है? उस मंत्री ने बिल्कुल, सुषमा जी के लिए आप कह रहे थे, आप वसुंधरा जी के लिए कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई दागी नहीं है। तो ईडी जिस व्यक्ति की जांच कर रहा है उसके साथ संबंध बनाने वाला, मदद देने वाला दागी नहीं है। क्लियर? नहीं नहीं, संबंध बनाने वाला तो फिर कपिल सिब्बल भी जाके 3 दिन उनकी शादी में बैठे हुए थे। राहुल जी, सोनिया गांधी जाके वहां बैठे हुए थे। ये सब दागी हैं। सरकार आपकी है, जेल में डाल दीजिए, रॉबर्ट भी, वो गलत जेल में है, डाल सही दीजिए है, सबको आप। बताइए। उनके साथ, अपराधी के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति दागी है कि नहीं है? कौन सा संबंध बनाया गया, कब बनाया गया? ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किया गया। ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आपने पूछा, मैं जवाब देता हूं। ओके, नहीं नहीं, अब एक एक करके आ रहे हैं। स्पेसिफिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया, गारंटी ली गई, बताता हूं। उसके है कि नहीं दागी? वो नहीं नहीं शख्स? नहीं नहीं नहीं, कौन गारंटी लिया? वसुंधरा राजे। नहीं, वो एफिडेविट था। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? सीसेट नहीं है ये। नहीं नहीं, एफिडेविट का मतलब, ये तो एफिडेविट था या नहीं, आप बता दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए ना, उसने क्या ये लिख के affidavit दिया? नहीं था। इतना ही नहीं लिखा, ये भी लिखा कि मैं जो लिख के दे रही हूं ये भारत सरकार के अधिकारियों को पता नहीं चलना चाहिए। किसने यहां कहा? तक मेंशन है ना, उसमें। उस पेज में साइन था? साइन था? नहीं था। साइन था? उस पेज में साइन नहीं था। कैसे मैं जानते चैलेंज हैं आप? करता हूं, आप जिस पेज कैसे में ये जानते लिखा हैं? हुआ था उस पेज में साइन नहीं है। आप कैसे जानते हैं? लास्ट पेज में साइन था। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। सीपी जोशी जी तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद हम जनता से भी बात करेंगे और देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो लोगों की राय है कि प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उनकी बात भी सुनाई जाए। कई मंत्रियों पर आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सवाल इसलिए क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। इसलिए हमने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से पूछा प्रधानमंत्री को किस बात पे मन की बात कहनी चाहिए। सुनिए जरा उनकी क्या राय है।
मंत्री जिस तरह से इस समय जो काम कर रहे हैं और जो प्रश्नवाचक चिन्ह उनके कामों पे लग रहा है, तो खास तौर से मोदी जी को अपने मंत्रियों के मन की बात जो है वो जरूर करनी चाहिए। उनको भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाना चाहिए और जो वो बातें करते थे भ्रष्टाचार की, वो सबसे पहले वही खत्म करना चाहिए। तो प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्ष से या सभी लोगों की तरफ से ललित मोदी से उनके क्या रिलेशन या उनकी टीम को क्या रिलेशन है, उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए उन्हें। एक तो काला धन और दूसरा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ये मंत्रियों पर, तो वो मोदी जी को स्पष्ट मन की बात सुना देनी चाहिए। इस बार ये टॉपिक होना चाहिए कि अभी ललित मोदी के रिगार्डिंग जो भी हल्ला बोल मचा है, तो उसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी को पूरा मन की बात बोल देनी चाहिए कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा के लिए पूरा डिस्क्लोज कर देना चाहिए। देश में जो महंगाई से लोग तरस में आ रहे हैं, उनसे इनकी मन की बात इनको कहना चाहिए कि महंगाई किस ओर जा रही है, महंगाई कैसे काबू हो पाएगी। उनको इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए, अपनी तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए भी ये हो क्या रहा है। ये अगर इसमें कोई है धांधली है कोई, तो उसके बारे में स्पष्ट बोले। हिंदुस्तान की 35 करोड़ पॉपुलेशन रात में भूखे सो जाती है, उस पर सरकार ने कोई ब्यौरा दिया है आम पब्लिक को? नहीं किया है। इन पर ध्यान दे। प्रधानमंत्री हर बार जो भी मुद्दा उठता है उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, उस पर अपना कमेंट देते हैं। और इस बार उनकी पार्टी के अंदर जो भी बातें चल रही है, मैं ये चाहती हूँ कि वो इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे। देश को जानना चाहता है, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने दिखाई। और देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा इंतजार करेंगे। मगर एक बात मुझे अभी पता चल रहा है, अब देखिए जनता कितना प्यार करती है, मन के बात को कितने ध्यान से सुनती है और कितना एक्सपेक्टेशन रखती है कि जैसे घर का मुखिया हर इंपॉर्टेंट विषय पे बोले, बैठ के सुनना चाहती है। इससे पहले अगर आदरणीय मनमोहन जी, बहुत रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, उनका तो खैर मन की बात नहीं होता था, मैडम की बात होती थी। अगर वो मैडम की बात भी करते तो कोई सुनने को तैयार नहीं थे। आप बताइए। और आदरणीय केजरीवाल जी, बहुत अच्छा मैंडेट मिला, रेस्पेक्ट के साथ। जितना इमरजेंसी लग गया, तोमर के विषय में कह रहे थे ना, हमने नहीं, इमरजेंसी लग गया, पूरा मोदी जी ने इमरजेंसी लगा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? यशवंत सिन्हा जी कहते हैं 75 साल से ऊपर वालों को तो डेड उन्होंने घोषित कर दिया है। संयमित तुले हुए बात, इसीलिए मोदी जी को सब लोग सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? वो कल क्या करेंगे वो तो कल की बात है, मगर मुझे प्रसन्नता है कि जनता उनको देखिए, इस सुनना देश ने एक मैंडेट दिया और इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत लोकप्रिय हुए, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। इसीलिए सवाल है कि उनकी अपनी छवि इतनी शानदार है, वो ऐसे लोगों को लेकर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सवाल उन्हीं की साख का है। ये बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी, ये मोदी जीते थे और मोदी के आश्रय ही बीजेपी जीतती चली गई, ये समझना होगा। इसलिए बार बार सवाल है कि क्यों नहीं वो कहना चाहते हैं, या क्यों वो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण खेल होता है, मगर परसेप्शन हमेशा संचित होता है। देखिए, मोदी जी का परसेप्शन कोई 4 दिन का परसेप्शन या 1 साल का परसेप्शन नहीं है। विगत 14 वर्षों का, जब से उन पे भीषण आक्रमण मीडिया द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा, उस सबको उन्होंने सहा है और जो परसेप्शन बना है वो 14 वर्ष का संचित परसेप्शन है। एक रावण के बाण से वो परसेप्शन टूट नहीं जाएगा साहब। आपको लगता है राम का परसेप्शन रावण के एक बाण से नहीं टूटेगा। बहुत समय लगता है इस परसेप्शन को बनने में और बिगड़ने में। उचित समय पर मोदी जी जरूर उचित विषय को जनता के सामने रखेंगे। इस विषय में हर जनता का भरोसा है। आपने दिखाया, जनता उन्हें अपने घर का मुखिया मानती है। मैं तो क्या चीज पार्टी का प्रवक्ता हूं। सीता कौन है जी? सीता कौन है ये भी बता दीजिए आप। राम भी बता दिया आपने, रावण भी बता दिया। एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, सीता कौन है ये भी बता दीजिए, क्योंकि राम रावण आप अब रामलीला यहाँ पर हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं सीधे सीधे आपसे कि जनाब एक परसेप्शन समझना चाहिए इस देश के भीतर। सीता का हरण नहीं हुआ है, सीता का हरण नहीं हुआ है, हमारे परसेप्शन का हरण नहीं हुआ है। सच्चाई हमारे साथ है। क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए क्या? जी बिल्कुल कहना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, अब ये जनता ये चाहती है कि हथेली पर सरसों जम जाए, तो हथेली पर सरसों थोड़ी जमेगी, धीरे धीरे तो होगा। 15 साल का उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, कहना चाहिए। आपको लगता है? एक मिनट प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, जैसे कि परिवार का मुखिया, उसकी बात सब सुनते हैं और उसके अंडर में चलते हैं, तो उसका नेतृत्व है, तो उसको बात जरूर। एक बुजुर्गियत है, कुछ युवा भी हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए? डेफिनेटली, जब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो पापा को तो रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। डेफिनेटली कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। इतनी निकटता है संबित पात्रा जी, पापा तक का शब्द आया है। नहीं, ये अच्छी, यही जनता का प्यार है, यही जनता का प्यार है। और विश्वास कीजिए, मोदी ना ये
कभी नहीं। आपने पापा कहा है तो पापा कभी आपके प्यार को नहीं खोएंगे। पात्रा जी वो प्यार ये खो भी सकते हैं, वो जवाब नहीं देंगे तो। एक मिनट संबित जी, हम आपको जरा जोड़ रहे हैं क्योंकि राजनीति अगर परसेप्शन से चलती है तो सीपी जोशी जी, ये तो एक अच्छी स्थिति आप लोग के लिए बन रही है, कहाँ चले कहाँ पहुँच गए, और जनता के भीतर एक अब सवाल है। पहली बार हम देख रहे हैं कि 1 साल बीतने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक सवाल है कि उन्हें कहना चाहिए, और बड़े निकट संबंध है उनके साथ, और ये निकटता प्राइम मिनिस्टर अपने भाषणों से बनाई है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। तो ये तो आपकी पॉलिटिकल जीत हो गई, इसका मतलब ये भी आप, तो फिर आप लोग क्यों दबाव बना रहे हैं? दबाव इसीलिए बना रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कम से कम आगे चीजें चलती चली जाए। हम पॉलिटिकल दबाव बनाने के पीछे कारण समझिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ब्लैक मनी लाऊंगा। ईडी ललित मोदी जी की जांच किस बात की कर रही है? अरुण जेटली जी वित्त मंत्री के रूप में क्या कह रहे हैं? उनके ऊपर ईडी की जांच है। इसका मतलब मोदी जी के सरकार के वित्त मंत्री भी मान रहे हैं कि ब्लैक मनी का एक इशू है जिस पर ललित मोदी जी के खिलाफ भारत सरकार जांच करना चाहती है। अब जब ब्लैक मनी के संबंध में जांच करना चाहती है, 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खुद अरुण जेटली जी बीसीसीआई के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ललित मोदी जी के खिलाफ ईडी के चार्जेज हैं। वो आज वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के रूप में ये कहते हैं, और फिर कहते हैं टेंटेड मिनिस्टर नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता जानना चाहती है कि ब्लैक मनी के संबंध में जो ये केस सामने आया उसमें भारत सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, देश की जनता जानना चाहती है कि एक जो ईडी का जो एक अपराधी के रूप में देश की जनता उसको मान रही थी, देश कानून मान रहा था, उस व्यक्ति को जब तक पासपोर्ट रिवोक नहीं हुआ उसके पहले क्या कारण थे? सीपी जोशी जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सीपी जोशी जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है एक सवाल इस बहस से निकला है, क्या प्राइम मिनिस्टर का नहीं बोलना साख की बात भी आ गई है कि कॉन्फिडेंस जनता लूज करने लगती है? आप लोग को क्या लगता है कि जिसलिए बोलना चाहिए क्या, क्योंकि एक भरोसा है? बताइए। प्राइम मिनिस्टर को मेरे हिसाब से इसलिए बोलना चाहिए कि अभी तक नैतिकता के आधार पर आप लोग इतनी दिनों से बोलते चले आ रहे थे। आपके लिए कोई नैतिकता नहीं है, दूसरे के लिए सारी नैतिकताएं हैं। आप जो करो, आप करो तो टूर्नामेंट, दूसरा करे तो कुछ और। क्यों लगता है ऐसा आपको कि प्रधानमंत्री को जो वोट मिला था सिर्फ मोदी जी के बेस पे मिला था कि उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन होगा, और जो देश का भगोड़ा है जिसको वित्त मंत्रालय भी मान रहा है, यहाँ तक कि पासपोर्ट जब उसका हाईकोर्ट ने कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए, इसका मतलब बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है सर। प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि जिस टाइम वो अपोजिशन की लीडर थी वसुंधरा राजे, ये काम उस टाइम हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये सरकार नहीं बनी थी इनकी, जिस टाइम में तुम्हारी जो है जो विदेश मंत्री है उसने उस टाइम की बात थी, इसीलिए विदेश मंत्री होने के बाद हाँ, विदेश मंत्री होने के बाद में भी, लेकिन ये काम 5 साल पहले आपको लगता है नहीं बोलना चाहिए? आपकी एक राय है कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है। ये नहीं, ये जो है सो अदालत में तय। हाँ, 1 मिनट, हाँ बोलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपना स्वयं पूरा समय लेना चाहिए, उसके बाद देश के सामने सही स्थिति रखनी चाहिए। कल मन की बात करेंगे, कल बोलना चाहिए। कल देखिए, अगर उनके सामने थोड़ा सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो अगर कन्विंस होंगे तो उनको बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उनको। हम आखिरी हिस्से में हैं। अलका जी, ये एक सवाल है, हमको लगता है ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जिस नैतिकता का जिक्र करते हुए सत्ता में आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो इस देश के भीतर एक सवाल बार बार उठता है, भारत की राजनीति और नेताओं पर से भरोसा अगर याद कीजिए तो 2013-14 में उठ गया था। उसी दौर में वो अन्ना आंदोलन चल रहा था। अब ये सवाल है कि अगर ये ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, हमको एक मैसेज आ रहा है कहीं से कि ये एम्बियंस है, अगर आप सुने तो अच्छा है कि जनता से सरोकार अगर आपके नहीं बने रहेंगे तो फिर स्थिति विस्फोटक इस देश के भीतर होगी। मुश्किल ये है, इसलिए नैतिकता का दबाव होना चाहिए। सर, आपकी सहमति है या नहीं है? नैतिकता का दबाव सरकारों पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति हर स्तर पर, हर समय पर होनी चाहिए। और नैतिकता की अगर बात करूं, मैं बिल्कुल कहूंगी नैतिकता के मापदंड क्या होंगे, कौन तय करेगा, ये सब भी मुझे लगता है बेहतर है कि मुझसे कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगे उससे पहले मैं अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए मुझे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। अब एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जिस समय फर्जी दस्तावेज तोमर के निकल कर आए थे, हम मीडिया लगातार दिखा रहा था। केजरीवाल जी ने एक दिन तोमर को बुलाया, पूछा और कहा कि नहीं सब ठीक है, और उन्होंने मीडिया वालों को खूब गाली दी कि आप लोग आलतू फालतू दिखलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि झटके में, अब विधानसभा में पिछले दिनों बोल रहे थे वो कि मैंने, देखिए बाद में समझा और मैंने तो उसको हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर भी समझ ले।
इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी क्यों बोले अभी तुरंत, वो भी तो समझ रहे हैं, उनके ही अपने मंत्री हैं। अगर आपके इस नजरिए बात से को 14 दिन हो गए हैं जब पहली बार पिछले रविवार खुलासा हुआ और 14 दिन, और प्रधानमंत्री इस पद पे बैठे हैं, जैसे हमारे ऑडियंस में सही कहा कि उन्हें आरटीआई डालकर जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो जब चाहें जिस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है उनके सामने आ सकता है, जिस स्तर पे भी कहें वो जांच करवा सकते हैं, और दूध का दूध पानी का पानी 14 दिन में प्रधानमंत्री चाहते तो हो जाता और एक स्टेटमेंट आ जाता कि वसुंधरा राजे जी हो या सुषमा स्वराज जी हो बिल्कुल निर्दोष हैं। अभी कुछ भी नहीं कहने, कहीं और इशारा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। पात्रा जी, हम लोग आखिरी हिस्से में, इसलिए हम आपसे ही जवाब चाहेंगे। हवाई जहाज से उतरते हैं, अमेरिका से लौटते हैं कानून मंत्री, देश के जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और वकील हैं पेशे से, वो उतरते हैं और भागते दौड़ते कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दागी नहीं है, कोई टेंटेड नहीं है। बहुत हल्की जुबान में आप लोग भी कहते हैं नहीं नहीं कोई सब ठीक है। इस देश के भीतर सरकार आपकी, सत्ता आपकी, दोनों जगहों पर आपकी, राजस्थान में आपकी, यहाँ आपकी, सब जगह आपकी। अथॉरिटी आपने प्राइम मिनिस्टर को दी हुई है, देश ने अपनी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को दी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे प्राइम मिनिस्टर ही का नाम सिर्फ जाना जाता है। आपको लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर एक बार निकल के कह देते कि हम देखेंगे और चेक करेंगे, अब शांत हो जाइए, मैं सब देख रहा हूं, इतना भी कह देते तो आपको लगता नहीं? एक खामोशी जो बरती गई है वो बार बार हम क्यों सुनाए कि वो कभी बोला करते थे मौन मनमोहन, ये आपको लगता नहीं है कि सही दिशा नहीं हो रही है? देखिए, इसमें एक बात देखिए, मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि सुबह से शाम तक कुछ कागज हिलाने से इम्प्रोप्राइटी नहीं होता है। मैंने तो सीधे सीधे कहा कि इतना देशद्रोह, 14 दिन से देशद्रोह बताया जा रहा है। देशद्रोह कोई मामूली चीज नहीं है, और हर कोई, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस कह रही है हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट हैं, वो सिग्नेचर है, सब सीक्रेट डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो ये डॉक्यूमेंट दबा के क्यों बैठे हुए हैं? अगर देशद्रोह किसी ने किया है और इनके पास डॉक्यूमेंट है और उसको वो केस नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि ये भी देशद्रोह कर रहे हैं ना देशद्रोह, क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये बीच में मैं कभी बोला, बीच में आप कह रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मांग लीजिए। जवाब ले रहे हैं सत्ता से। जब ये बोलती है तो मैं बोलता हूँ, एक मिनट जवाब ले देते। क्या है ये, किस प्रकार का डिबेट है? नहीं, प्रधानमंत्री ये किस प्रकार से डिबेट है? इससे बड़ी विडंबना ये क्या है? जवाब ले रहे हैं, जवाब थोड़ा सा ढंग से डिबेट करना है ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं। समझी जी बताएं, जवाब दें। कैसे जवाब दूंगा? ये बोलती रहेंगी बीच में। नहीं, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? अब हम लोग जवाब ले रहे हैं, एक मिनट जवाब ले सुन लें। हाँ, देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर कोई स्कैंडल नहीं है, अगर कोई स्कैंडल नहीं है, एक मैन्युफैक्चर्ड स्कैंडल बनाने की कोशिश की जाए और हर बात पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संबित जी, वो आप अगर क्यों लगा रहे हैं? स्कैंडल नहीं है बोलिए, और नहीं देंगे इस्तीफा बोलिए, आप बोलिए ना। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रधानमंत्री बोलने पे ना, मैं अंतिम उदाहरण दे रहा हूं जी। आप देखिए, कलकत्ता में बहुत दुखद घटना घटी, एक 80 साल के लगभग नन के ऊपर रेप का हुआ। हर किसी ने कहा, कांग्रेस ने पहले कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस वालों का है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, और 10 दिन बाद वो कल्पित पकड़े गए, फिर ये चुप हो गए, प्रधानमंत्री नहीं बोले। ठीक है, आप उस मामले से इस मामले को देख रहे हैं? नहीं, हर बात पे चींटी मर गई, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मच्छर उड़ गया, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जब समय आएगा तो बोलेंगे। संबित जी, ऑस्ट्रेलिया में भाषण हो तो प्रधानमंत्री देंगे, लंदन में भाषण हो तो प्रधानमंत्री देंगे, अमेरिका में प्रधानमंत्री देंगे, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाएंगे, झारखंड में प्रधानमंत्री जाएंगे, और प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री का ऑरा पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, प्रधानमंत्री विवेक सम्मिलित प्रधानमंत्री है, जब उनको उचित लगेगा, जिस विषय में उचित लगेगा वो उस विषय। चलिए, हम चर्चा यहां पर खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब उचित लगेगा, एक आखिरी बात निकल कर आई, लेकिन कल ही मन की बात होनी है, और जनता के भीतर यह सवाल जरूर है कि हाँ, उन्हें बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ बने रहे, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोले।